जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में पूछे गए हैं और 2026 में बहुत काम के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है? तो अपना आंसर आ जाएगा 2। ये गुफाएं सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित हैं तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दिखाई देती है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति शिव है। इन गुफाओं की मूर्तिकला प्रकाश और छाया का अनूठा उपयोग किया गया है जो इन्हें समकालीन गुफाओं से अलग और अधिक जीवंत बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में कथन पढ़ें। पहला कथन है, तुर्की बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिससे गोलियों के रूप में गोंचा फल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रथ यात्रा चालुक्य शासकों द्वारा शुरू की गई थी। तीसरा, रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी को शुरू होती है और द्वितीया पर समाप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर का प्रसिद्ध गोंचा पर्व चालुक्य राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू किया गया था। इस त्योहार को तुर्की बांस की नकली बंदूक से गोंचा फल को गोली की तरह चलाकर सलामी देने की अनूठी परंपरा है। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से शुरू होती है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो अपना आंसर आ जाएगा 1। 1 और 2 जो है कथन सही है और जो कथन 3 दिया है वो पूरी तरह गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरें। कर्नाटक संगीत में 5 तल वाले लघु को खालिस्तान जाति के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है खंडा। कर्नाटक संगीत के ताल वर्गीकरण में जातियों को उनकी मात्राओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। तीसरा में 3 चतुरास, 4 खंडा, 5 मिश्रा, 7 और संकीर्ण 9, अतः 5 पृष्ठ वाले लघु को खंडा जाति कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा अपना खंडा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूडो के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है? जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा शुरू की गई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियन 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। या तीसरा है, कल्पना देवी ने 2010 में जूडो विश्व कप स्वर्ण पदक जीता था। और डी दिया है, जूडो जो है 1965 में ओलंपिक खेल बन गया था। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1, जो कि दिया है, जूडो की शुरुआत जो है 1882 में जापान में जिगारो कानो द्वारा शुरू की गई थी। जूडो की स्थापना आधारिक तौर पर 1882 में जापान के जिगारो कानो द्वारा शुरू की गई थी और इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1964 के ओलंपिक में यह पहली बार शामिल किया गया था जूडो को। 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 12 जनवरी 2025 में मेरठ, उत्तर प्रदेश। 59वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ में 12 जनवरी 2025 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 6, भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये तो आप वैसे भी आना ही करना है, तो इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7, रिक्त स्थान भरे। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से खालिस्तान में आयोजित किया गया था, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी देख लो, याद इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो ये आएगा आपको, भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों पर एक अध्ययन। कविता अय्यर की पुस्तक
लैंडस्केप्स ऑफ लॉस भारत के विशेषकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ में पड़ने वाले सूखे के विनाशकारी मानवीय और पारिस्थितिकी प्रभावों की वास्तविक और गहन पड़ताल करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हिम नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निलंबी घाटियां प्राय ऊंचे स्थानों पर मुख्य हिमनदीय घाटियों में खुलती पाई जाती हैं। ऐसी निलंबी घाटियों के स्तर प्राय त्रिकोणीय फलकों में विभाजित हो जाते हैं। तो दोनों जो है कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्लेशियर द्वारा निर्मित मुख्य घाटी अधिक गहरी होती है, जबकि सहायक ग्लेशियर की घाटी कम गहरी होने के कारण ऊपर लटकती हुई सी प्रतीत होती है, जिसे निलंबी घाटी कहते हैं। मुख्य ग्लेशियर के तेज बहाव से स्पष्ट कट जाते हैं, त्रिकोणीय फलक बनाते जाता है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर आएगा 10, इसरो के मानव रेटेड LVM थर्ड रॉकेट पर क्रू स्पेस सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल होने वाले क्रू एस्केप इस सिस्टम का मुख्य कार्य लॉन्चिंग के समय या शुरुआती उड़ान के दौरान किसी प्रकार की आपातकालीन खराबी आने पर अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉडल को रॉकेट से तेजी से दूर ले जाकर सुरक्षित बचाना। तो अपना आंसर आ जाएगा प्रक्षेपण आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉडल को सुरक्षित स्थान पर निकालना। क्वेश्चन नंबर 11, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है तो वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सही है। उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया था। सही है, राजीव खन्ना ने लिया था। उन्होंने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। ये गलत आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या जाएगा आपका 1 और 2। न्यायमूर्ति राजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली। उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 2024 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, न कि 2023 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा है? 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, जनसांख्यिकी लाभांश सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन दर में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में 1000 जीवित जन्मों में 30 से कम करना और लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 3 और 4। 2 यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन दर में वृद्धि। तो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। NPP 2000 का लक्ष्य कुल प्रजनन दर को घटाकर प्रतिस्थापित दर 2.1 पर लाना था, न कि प्रजनन दर में वृद्धि करना। अन्य सभी उद्देश्य 14 वर्ष तक मुक्त शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को 30 से नीचे लाना और बाल विवाह को रोककर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल है। कोशिकी श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? तो कोशिकी श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। कोशिकी श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण चरण में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा के सिक्के प्राप्त होते हैं, जो कि 32 से 34 ATP ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 14, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम से व्यवस्थित करें। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित, मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक। तो ये आ जाएगा अपना राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित हुआ था। इसके तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक 1957 में हुई और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है 30वीं बैठक 2022 में कोलकाता में आयोजित हुई। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? BCA बी आ जाएगा पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, फिर उसके बाद आ जाएगा C मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक जो है 1957 में, और फिर आ जाएगा A 2022 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत
संपत्ति के अधिकार की कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो 300A के तहत कानूनी अधिकार 44वां संशोधन हुआ था 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 300A के तहत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को संपत्ति से केवल कानून के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, कार्यकारी आदेश से नहीं। तो आंसर आ जाएगा सी। यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दृढ़ पिंड के लिए दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किस कण का कोणीय वेग है? तो ये आ जाएगा सभी कणों के लिए समान। एक शुद्ध घूर्णी गति कर रहे दृढ़ पिंड के अंदर स्थित सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा समान रहता है, चाहे घूर्णन अक्ष से दूरी भी हो। हालांकि इसका एक ही वेग जो है भी आर ओमेगा दूरी के साथ बदलता है। आंसर आ जाएगा अपना सभी कणों के लिए समान। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ऐसे साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। नए आपराधिक कानूनों के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संदेश, सर्वर लॉग और कंप्यूटर आउटपुट जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी रूप से अधिक प्रमाणित और प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देने और उनकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। तो आंसर क्या जाएगा अपना डिजिटल और इलेक्ट्रिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कथनों को अधिक कथन और कारण से चिन्हित करके पढ़िए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। हेडन, यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। तो कौन सा सही है? वन नेशन वन आधार कार्ड योजना के तहत देश का कोई भी प्रवासी नागरिक किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न ले सकता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि राशन दुकानों में लगे पीओएस उपकरण में लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक उंगलियों के निशान के जरिए किया जाता है। अतः कारण और अभिकथन की सही व्याख्या। तो आंसर आ जाएगा अपना 2। आंसर आ जाएगा अपना 1। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, चेरो बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? चेरो जो है मिजोरम में किया जाता है। चेरो मिजोरम के एक अत्यंत पारंपरिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें जमीन पर आमने सामने बैठकर लोग बांस की बल्लियां को लयबद्ध ताल पर थमथमाते हैं और नर्तक उन बांसों की कुशलता में कदम रखते हुए नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किए जाने वाला प्रमुख कारक क्या है? ये है भाई साहब रक्षा बजट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया भर के देशों की सैन्य क्षमता का आकलन करने के लिए 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों को मापता है। इन प्रमुख कारकों में रक्षा बजट, उपलब्ध मानव शक्ति, भौगोलिक स्थिति और सैन्य उपकरण हथियार शामिल होते हैं। क्वेश्चन 21 आता है, निम्नलिखित में कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व और संचालन में, केवल निर्यात प्रयोजनों के लिए संचालित, लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में, या फिर भारतीय साझेदारी के साथ विदेशी कंपनियों द्वारा अनुरक्षित। तो आंसर आ जाएगा अपना लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ता के स्वामित्व में। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व एवं संचालन उन लोगों के हाथों में होता है जो उनके हितधारक होते हैं। इसमें होने वाले लाभ और हानि के वितरण में सभी सदस्यों के बीच आनुपातिक रूप से किया जाता है, जैसे अमूल या विभिन्न चीनी मिलें। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को अब जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब इसमें जो है राज्य और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शिक्षा, वन, नापतोल और वन्य जीवों के संरक्षण और न्याय प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 के 5
जो सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23। 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचना सेवाएं प्रदान करना। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है। आर्गन का उत्पादन भूपर्पटी में किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है K40 का क्षय तब होता है तो आर्गन का उत्पादन होता है भूपर्पटी में। पृथ्वी के वायुमंडल और भूपर्पटी में पाए जाने वाली आर्गन गैस का मुख्य स्रोत चट्टानों और खनिजों में मौजूद रेडियोधर्मी पोटेशियम का निरंतर होने वाला रेडियोधर्मी क्षय है। ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बारे में लिखने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल हैं। इन्हें इनके उल्लंघन पर सीधे न्यायालय जाया जा सकता है। इसके विपरीत भाग 4 में दिए गए राज्य के निर्देश गैर न्यायोचित हैं, जिसे लागू कराने के लिए सरकारी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अपना आंसर आ जाएगा मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं लेकिन डीपीएसपी नहीं। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।